सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है इसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लेके आया हूं हमारा क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर भी 4 आ रहा है। तो लेक्चर 4 जो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो बिना देरी के जल्दी से देखते हैं उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फाइंडिंग अननोन्स। अननोन्स मतलब समझ गए ना, के एम एन कुछ भी मिल सकता है आपको, कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई अननोन मिलेगा और उसके रूट्स कैसे हैं, उनका नेचर और रूट्स कैसा मिलेगा। तो हम लोग इससे पहले लेक्चर में ले चुके थे, जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो उस दौरान आपको के की वैल्यू या कोई अननोन की वैल्यू निकालनी अगर हो तो उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो करके इस्तेमाल करके इक्वेशन फॉर्म करके और के की वैल्यू निकाली गई थी। हमने इसमें प्रूव भी करे थे कई सारे क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो जाके देख लीजिए, लेक्चर नंबर 3 में हमने ये बातें कर ली थी। वही आपके लिए बोर्ड के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा, क्योंकि इस साल एमसीक्यू आया था एक, जो रिसेंट आपका पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वहां पर एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर रियल रूट्स या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का केस लेके उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। यानी आप समझ रहे हो कि अब धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत कर दी है हल्का सा अब डी इक्वल टू जीरो से चेंज करने का पैटर्न। यानी डी जीरो ना होके ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, इवन लेस देन जीरो भी बना सकते हैं, और हो सकता है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं इक्वलिटी से इनइक्वलिटी को डालने की कोशिश कर रहे हो। तो वो ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड था, क्योंकि एमसीक्यू के था तो बच्चे उसको सोल्व कर सकते हैं जो दिमाग से खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर भी बना दिया कि चलो ले लेते हैं। लेस इंपोर्टेंट है पर टॉपर्स जिनको बनना है, 100 मार्क्स जिनको स्कोर करने हैं भाई, उनके लिए तो एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो आज हम क्या पढ़ेंगे। जब आपके पास अननोन्स होंगे ना तो रियल एंड कैसे रूट्स होंगे। रूट्स रियल हो सकते हैं, रियल का मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, तो कुछ भी आए ध्यान रखना है आपको ना। ठीक है, चलो समझ गया ना ये चीज, कि रियल का मतलब है कि रियल मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, और रियल मतलब रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। यानी डी की वैल्यू डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, रियल नहीं होंगे तो डी लेस देन जीरो होता है, ये तो हमें पता है, ये रियल नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपने पास क्या बात करनी है, तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में केसेस बनाए थे वही केसेस को मैं फिर से रिकॉल कर लाता हूँ थोड़ा सा। तो हमारे पास जो बातें चल रही थी सर, कौन सी बातें चल रही थी, तो हमारे पास जब अपने पास रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, है ना, रूट्स आर रियल, है ना, रियल एंड इक्वल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको डी बराबर जीरो करना है, ये तो हमें पता है। अब जब मैं बोल रहा हूं कि केस 2 देखना है, तो सर केस 2 के अंदर क्या कह रहा है, जब सोल्यूशन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर रियल हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप क्या बोलोगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, अच्छा मतलब बी ग्रेटर देन जीरो। और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर से रियल है, रियल का मतलब समझेगा ना कि डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है या फिर डी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, या फिर का मतलब समझेगा ना, और दोनों को कंबाइन करके इसको बोलते हैं रियल रूट्स का कंडीशन। ठीक है, तीसरा, जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन जीरो। ये हमें पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई। एक्स बराबर में क्या था, एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू, यही था ना। और अंडर रूट के अंदर की जो कंडीशन है उसके कारण की अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते, उसके बेस पे हमने डिस्क्रिमिनेंट के नेचर रूट्स के कंडीशन को डिफाइन करा था। ठीक है, इतनी समझ चुके हैं हम बातें, तो अब चलते हैं आगे। तो आज हम केस 2 पे बात करने वाले हैं, मेनली बताऊं तो मैं आपको, बाकी तो जो मिलेगा उसको निपटा के चलेंगे, बस ऑब्जर्वेशन करना है आपने, करना क्या और क्या। ठीक है, तो सबसे पहला अपना सवाल आता है कि भाई यहाँ पर से जैसे ही मैंने देखा पीछे कि मेरे पास यहाँ पर से ग्रेटर देन लेस देन और ये साइन आ रहे हैं, हाँ, एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास ऐसे साइन आ रहे हैं, तो क्या इनको हम इक्वलिटी बोलेंगे? नहीं, इनको क्या बोलेंगे, इन इक्वलिटी। तो बिल्कुल पहले हमको ये समझना है इन इक्वलिटी, यानी इन इक्वलिटी जो आपके पास क्लास 11th में आती है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हिसाब से अपने पास इन इक्वलिटी क्लास 11th में आती है। लेकिन यहाँ पर से हम थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि क्या होता है, एनसीईआरटी जो है सीबीएसई, वो है ना, पहले आपको क्वेश्चन घुसेड़ देती है, अगले साल उसका कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छा ये वाली चीज वहां पे देखी थी, अब देखो पढ़ो तुम ये क्या था ये वाली कहानी कर दी है। तो चलो हम लोग आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन इक्वलिटी का मतलब क्या है, इक्वलिटी नहीं, इन इक्वलिटी वर्ड का मतलब है इन मतलब नहीं इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी नहीं होगी, यानी बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे। अब जो चीजें बराबर नहीं हो सकती, दो, हो सकता है कि ये बड़ी हो ये छोटी हो, ये बड़ी हो ये छोटी हो सकता है कि ये बड़ी या फिर छोटी भी हो सकती है, या फिर ये बड़ी या फिर इसके बराबर हो सकती है। तो जितने भी केसेस बन सकते हैं अपने पास, सारे के सारे आपको
बनाने पड़ेंगे। इक्वलिटी का मतलब ये है कि हो सकता है दोनों बराबर भी ना हो, नॉट इक्वल टू वाला, फिर भी हमारे पास जो मेन मेन चीजें आती हैं वो साइन में कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता है इस चारों साइन के बारे में। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिल्कुल ये लिखा पड़ा है हमारे पास। देखो ये साइन आपका लेस देन का, यानी लेस देन का मतलब है कि इसके आस पड़ोस में, मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 3 और 5 में मुझे ये साइन फिट करना है, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे ही तो आएगा। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है, कितना बड़ा है, तो जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है यानी कि ये 5 इससे बड़ा है। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करते हैं, 3 < <5, तो लेस देन का मतलब ये बीच में। अब इंग्लिश में इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लेस देन, और हम लोग मैथ्स वाले साइन लगाने हैं, अपन को मैथ्स में ज्यादा लिखने की फालतू की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब मैं यहाँ पर से बोलूंगा कि भाई 3 और 5 में से कौन ग्रेटर है, तो देखो बात वही रहेगी ना स्टिल। हाँ या ना, बस ये रीड करने का डिफरेंस है कि आप जब यहाँ से रीड कर रहे हो तो बोलूंगा भाई इधर वैल्यू बड़ी आएगी, इधर छोटी आएगी, और लेस देन में इधर छोटी आती है, इधर बड़ी आती है। यानी अब आप खुद सोचो, साइन तो मैं अभी ये लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस चीज को उल्टा कर दूं, मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर से 5 लगा दिया और यहाँ पे 3 छोड़ दिया, तो अब आप इस साइन को थोड़ी ऐसे लगाओगे, क्योंकि अब मैं इधर से रीड कर रहा हूँ, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। तो मतलब आपकी जो है करना कहाँ से, आप लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हो, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर से एक्सप्रेशन को रीड कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तो इस हिसाब से ये यहाँ से लेस देन बनेगा, ये इधर से ग्रेटर देन बनेगा, और ये आपका बनेगा लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि वो चीज जो है उसके बराबर ही हो सकती है, क्या हो सकती है, छोटी। इधर ग्रेटर देन मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना वो इस वाली वैल्यू के बराबर भी हो सकती है या फिर उससे बड़ी रहेगी। तो कुल मिला के एक चीज आपको समझनी है कि इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में बस इतना सा फर्क है, क्या, आंसर्स का। देखो मान लो, देखो कैसे, x बराबर 3 है, तो नंबर लाइन पे ले लूं मैं, नंबर लाइन ले लेते हैं, चलो एक बार थोड़े सुंदर सा नंबर लाइन बनाता हूँ पहले मैं। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन मैंने ऐसे बना दी, एक नंबर लाइन मैंने ले लिया ऐसे ना। ठीक है, और एक और नंबर लाइन ले लेते हैं यहाँ पर से, कलर अलग कर लेते हैं, एक ये नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो फर्क क्या है इनइक्वलिटी का, कि इक्वलिटी और इनइक्वलिटी में, इक्वलिटी में आंसर बहुत कम आते हैं, लिमिटेड आते हैं, पर इनइक्वलिटी में आंसर बहुत सारे आते हैं। क्यों आते हैं, देखो आ जाओ, कि मान लो कि नंबर लाइन पे मैं गया, तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक्स की वैल्यू मान लेते 3 यहाँ पर। अरे ये चीज क्या हो गई है, एक सेकंड। अब ठीक है, तो भाई ये मान लेते हैं अपन 3 है, भाई साहब यहाँ बैठे हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, उसके बाद उधर भी 3 मान लेते हैं, यहाँ पर से यहाँ बैठा देते हैं, ये आपके 3 बैठा दिए हमने। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूँ कि छोटी छोटी सी चीजें समझ के चलना, जो 11th क्लास में आती है, अपनी एंट्री होती है, तो अब भी समझ के चलो। तो x बराबर 3, x बराबर 3 का मतलब है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपके पास यही तो आएगा आंसर, एक ही तो आंसर आएगा इसमें, मतलब x की वैल्यू 3 है, मतलब इसमें एक ही आंसर है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 से क्या है, बड़ी है, मतलब 3 से जस्ट बड़ी। अब इसमें x कौन सा नंबर है बताएंगे, कि भाई नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल है, इरेशनल है, या रियल नंबर है। जब तक हम बताते नहीं है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, कि रियल नंबर की बात करके। और आपको पता है 3 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर होता है, आपको पता है क्या, आप नहीं बता सकते। 3 से जस्ट बड़ा रियल नंबर कौन सा, नहीं बता सकते, क्योंकि रियल नंबर्स में अगला नंबर कौन सा था किसी को नहीं पता। हाँ, अगर ये कहता है मैं 3 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, तो आप क्या बोलोगे, 4। इंटीजर्स कौन से आएंगे, 4। होल नंबर कौन सा होगा, 4। लेकिन रैशनल कौन सा आएगा वो भी नहीं बता सकते। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर से नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, देखो ये भी इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट करना, एक इक्वलिटी इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बात होती है किसकी, एक आता है अपने पास, ये आपका, इसको बोलते हैं ब्लैंक डॉट, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैंक डॉट। ठीक है, और यहाँ पर आता है एक बोल्ड डॉट, क्या आता है, बोल्ड। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप सॉल्यूशन को, क्योंकि एक्चुअली में अपन लोग ये क्या कर रहे हैं, x बराबर 3 मतलब x की वैल्यू 3 एक सॉल्यूशन ही तो है इस इक्वेशन का। ऐसे यहाँ पर से इनइक्वलिटी का भी सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जिससे आपकी इनइक्वलिटी बैलेंस रहे। मतलब सोचो x की वैल्यू मैं इसमें 1 डालूं, तो 1 क्या 3 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, यानी इसका सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि बैलेंस नहीं कर रहा। अगर मैं बोलूं 4, बिल्कुल 4 ग्रेटर देन 3 होता है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है कि इसका इनइक्वलिटी का। तो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन सेट, दो बातें होती है। सॉल्यूशन का मतलब तो है कि जैसे मैंने एक्चुअली 4 डाली, 5 डाली, तो 4 और 5 इसके सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, कि जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उसका एक आपने बांध दिया। अभी सेट का मतलब तो अभी समझो कि सारे सॉल्यूशन को आपने एक बांध दिया, बंडल बना दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। तो यानी यहाँ पर सॉल्यूशन तो एक ही आएगा, तो 3 आएगा इसका आंसर, तो पर इसमें बहुत सारे आंसर है। तो आप उसको कैसे बताओगे, अब उनको लिखने का तरीका भी 11th क्लास में आता है, इंटरवल नोटेशन। पर अभी आपको नोटेशन नहीं समझनी, बस आपको समझना है आंसर्स कितने हैं, आंसर्स कितने हैं। तो देखो
यहाँ पर से ये जो बोल्ड ब्लैंक डॉट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर से हम बोलेंगे कि वैल्यू नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, वैल्यू नॉट इंक्लूड। अभी समझेंगे सब चीज, टेंशन मत लो, आप आराम आराम से चीजों को समझना है, अपन को करना क्या है जीवन में। तो दूसरा क्या है, बोल्ड डॉट। बोल्ड डॉट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू जो भी आप इंक्लूडेड, क्यों क्यों क्योंकि नंबर लाइन पे देखो मैं आपको बताता हूँ कि अभी सर मैंने बोला कि 3 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा आएगा बता नहीं सकते, पर 3 से जस्ट बड़ा कोई ना कोई नंबर आंसर में आएगा, कोई ना कोई नंबर आंसर में आएगा 3 से बड़ा। अब यहाँ पे यानी कि मैं अगर मैं बात करूँ आपसे कि 3 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, तो आप नंबर लाइन पे क्या बनाओगे कि भाई मैं रीजन बता रहा हूँ, तो आप नंबर लाइन बोलोगे सर ये वाला रीजन आएगा आंसर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आप दूर से देख के पता सकते हो कि 3 आएगा नहीं आएगा, आप सोचोगे 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन मैं उसको हटा कैसे रहा हूँ कि मुझे पता है इसमें 3 के बराबर नहीं हो सकती वैल्यू, तो आप 3 पर क्या लगाओगे, ऐसे ब्लैंक डॉट कि भाई 3 नहीं आएगा, बाकी सारे आंसर्स आपके आ रहे हैं 3 से बड़े, और वो कहाँ तक जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है प्लस इंफिनिटी। तो ये नंबर लाइन पे इसको शो करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर से 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है ना एक बराबर 3, तो आप 3 पर क्या लगाओगे, बिल्कुल मैंने क्या लगाया, ये बोल्ड डॉट ही तो लगा रखा है। ये बोल्ड डॉट का मतलब है एक्चुअली 3 आएगी। क्लियर। अगर मान लो कि यहाँ पर से ये चीज बराबर हो जाती कि एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, 3 भी हो सकती है, तो 3 के ऊपर फिर मैं क्या लगाता, मैं यहाँ पर लगा देता ऐसे बोल्ड डॉट, कि बोल्ड डॉट है, उसके बाद इधर आपका आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको कुल मिला के, कि जब भी हमारे पास नंबर में शो करना होता है सॉल्यूशंस को, तो आप यहाँ पर से बोल्ड डॉट लगाते हो अगर वो वैल्यू उसके बराबर आ रही है, और ब्लैंक डॉट लगाएंगे जब उसके बराबर नहीं है। क्लियर। अब सोचो इसी के अंदर अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई x लेस देन इक्वल टू 3 होता तो क्या होता नंबर लाइन पे, तो सिंपल चीज़ है, कुछ है क्या इसके अंदर, कुछ नहीं है। आप समझ गए हो कि यहाँ पर से मैं लगा सकता हूँ कि ठीक है सर मुझे बता दो कि भाई 3 कहाँ पर है, 3 सर यहाँ पर है, ये 3 आ गया। अब 3 आ रहा है ना, तो आ रहा है तो मैंने बोल्ड लगा दिया, और बाकी आपका आंसर जो है 3 के बराबर 3 से छोटा होगा, मतलब यहाँ पे आंसर ये वाला है, और ये माई फ्रेंड भी चलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना बस, और कुछ नहीं। अब इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 11 क्लास है, पर अभी आपको बस ये समझना है इनइक्वालिटी का आंसर कितने होते हैं। मेरा मेन जो है रीजन समझाने का वो है कि इनइक्वालिटी के आंसर कितने होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक छोटी छोटी चीज बता देता हूँ इनइक्वालिटी के साथ जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कि अभी मैंने बोला कि 3 और 5 में से 5 बड़ा है, 3 छोटा है। अब मान लो कि मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा, देखो इक्वलिटी में तो फर्क नहीं पड़ता, कि इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में फर्क नहीं पड़ता। मान लो 3 और 5 बराबर है, तो आप इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 -5 भी तो बराबर होंगे, हाँ या ना, ये भी ट्रू होगा। लेकिन क्या इनइक्वलिटी में भी ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। कैसे सर बताओ। आप देखो -3 से मल्टीप्लाई कर दो और -5 मल्टीप्लाई हो गया। अब आप खुद बताओ कि हमारे पास -3 और -5 में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर से 5 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में -5 जो है आपका छोटा होगा किससे, -3 से। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। नंबर लाइन पे ये -5 इधर की तरफ आएगा, माइनस इधर आएगा, तो जैसे जैसे हम राइट पे बढ़ते हैं तो नंबर बढ़ जाता है, यानी कि आपका जो साइन है ये वाला, इसको आप उल्टा करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे, यानी कि जब भी हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वलिटी को, इफ मल्टीप्लाई इन इक्वलिटी, है ना, विद माइनस साइन, विद माइनस की कोई वैल्यू, -1 हो, -2, आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी नेगेटिव आएगी, विद माइनस वैल्यू, देन आपका जो साइन होता है ना, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी वो क्या होता है आपका, चेंजेस। चेंज का मतलब क्या होगा कि लेस है, तो आप क्या बना दोगे इसको, ग्रेटर, ग्रेटर है तो क्या बना दोगे, लेस, उल्टा उल्टा कर दो। क्लियर। आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से अगर मैं और आपको बात बोलूँ कि भाई मुझे एक छोटी सी वो बताओ, कि जैसे मान लो कि अगर अपने पास ये जो चीज आती है क्या बोलते हैं कि भाई मैं 1/x मान लो greater than 2 है। अब नॉर्मल सी एक्सप्रेशन लिया मैंने आप, तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, एक बच्चा बोलेगा। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा कर रहा हूं तो क्या ये सही है क्या, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अभी ये एक्स वेरिएबल है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझते हो, हम लोग इक्वलिटी में तो बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता वो। आप कह रहे हो कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स अपॉन एक्स कटेगा, तो यहाँ पे 1 बन गया, और यहाँ पे 2 × x क्या हो जाएगा, 2x। यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझ रहे हो कि आप पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी वैल्यू से जिससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो यानी इसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करो। अब एक्स जो है वेरिएबल है, ये इनइक्वलिटी है जी। अब वेरिएबल जो है उसका साइन बताया गया आपको कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, पर पॉजिटिव में चेंज नहीं होता। यानी यहाँ पर से एक्स का साइन फिक्स नहीं है,
एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी कि जो चीज पॉजिटिव होगी तो उससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होता, ये साइन ऐसे रहेगा। लेकिन एक्स नेगेटिव हुआ तो इसका साइन आप चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें दो कंडीशन है, इसी कारणवश इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। इसको कैसे सोल्व करते हैं फिर वो बचपन में देखेंगे, आगे बचपन मतलब आगे देखेंगे कि इसको यहाँ बुलाओ ऐसे और ऐसे करो, उसके बाद एलसीएम एलसीएम लो और एक्सप्रेशन बनाओ, और वो अलग तरीके से एक्सप्रेशन बनते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन, उनको सोल्व करना अभी नहीं सीखना हमने। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें इनइक्वालिटी राइडिंग मैंने आपको समझा दी। अब चलते हैं आगे। तो बिल्कुल अब हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, आंसर निकालते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ताकि मैं चीज समझाऊंगा तो आपका दिमाग घूमेगा नहीं। तो पहला क्या करा है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, फाइंड के इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि इसके रूट्स जो है क्वाड्रेटिक के रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और आपको के की तो निकाली। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब समझ रहे हो आप, डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या मिल गया आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल गया लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, बिल्कुल आपको मिल गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। हाँ जी सर सही है। अब बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो बिल्कुल माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × c आपका 9 ग्रेटर देन 0। तो यानी यहां से बन गया आपका पॉजिटिव के स्क्वायर माइनस का कितना 36 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना क्या करना है। तो जब भी इनइक्वलिटी आती है तो आप देखो, मैंने इसमें आपको ये तो बताया कि राइट हैंड साइड में हमने क्या बनाया, 0, एक तरफ 0 बनाओ स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से। तो यानी यहाँ पर भी मैं क्या बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा, बन गया बिल्कुल 0। अब आप इसको ना फैक्टराइज करो, आप इसको फैक्टराइज करो, क्योंकि फैक्टराइज करने से आप एक्सप्रेशन के साइन को ऑब्जर्व कर सकते हो बेटर तरीके से एज कम्पेयर टू यहाँ पर, कि भाई मुझे बताओ की वैल्यू क्या डालू जिससे कि ये वैल्यू जो भी है पॉजिटिव है। आप सोच नहीं पाओगे, आपका दिमाग घूम जाएगा। इससे बेस्ट तरीका क्या है, आप फैक्टराइज कर लो। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो गया। सुनना ना, अपने लिए नया है, सुनना। अब यहां से आप जीरोस निकालते हो, अगर इक्वलिटी होती तो क्वाड्रेटिक में अगर ये बराबर होता तो हम जीरोस निकालते। इधर जीरोस को मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ इसको, क्रिटिकल पॉइंट। यानी इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पर आपका जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन है उसका साइन बदल रहा है। क्योंकि वो कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन में के की वैल्यू कर लो जिससे कि रिजल्ट जो है 0 से बड़ा हो। 0 से बढ़ेगा मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, ये पूरा एक्सप्रेशन के की वैल्यू क्या डालने के बाद पॉजिटिव हो। तो बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूँ पहले, के प्लस 6 बराबर 0 कर लो, वही जिनको जीरोस बोलते हैं वही चीज है। तो के माइनस 6 बराबर 0 कर लो, हो गया। यानी यहां से मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6, और यहां से आई के की वैल्यू कितनी 6। तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नंबर लाइन पे जाऊंगा। अब नंबर लाइन मैंने बनाई, ऐसे प्यारी सी नंबर लाइन बना दी मैंने, इस नंबर लाइन पे मैं इनको बिछाऊंगा, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स को। तो ये आएगा आपका माइनस का 6 और ये आपका जाएगा 6, बन गया। अब आप देखो यहाँ पर से इन जैसे एक बार पीछे जाऊं, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये जो वैल्यू 3 थी एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसने क्या करा, नंबर लाइन को 2 रीजन में बांट दिया, और उन रीजन में से एक रीजन में इसका आंसर आ रहा है, इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला रीजन। इस वाले रीजन में आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू उस इक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ऐसे यहाँ पर से अगर मैं चलूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर रीजन्स 1 2 3, इन 3 रीजन्स में हम लोगों को चेक करना है कि इन 3 रीजन में से, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आपको 3 रीजन है, और 3 रीजन का मतलब समझ रहे हो, कई सारे रियल नंबर्स। तो आप यहाँ से आंसर लोगे कि यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसी लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि भैया टेंशन मत लो, हम हैं। आप देखो कि हमने नंबर लाइन को कितने रीजन में डिवाइड करा, 3 में। तो यहाँ से आपको ये एक दुनिया का इंसान हो गया, ये एक दुनिया का हो गया और एक दुनिया का। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर से आपको एक ही वैल्यू उठानी है रिप्रेजेंटेटिव, पहले मेथड समझते हैं फिर देखेंगे शॉर्टकट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ से एक वैल्यू उठाओ के की, और इसको रख कर देखो कि किस वैल्यू के लिए, उस वैल्यू के लिए ये चीज 0 से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है। अगर यहाँ पर एक वैल्यू से उठाने के बाद ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आया तो पूरी वैल्यू जो है ना इस रीजन के अंदर उसके लिए वो ट्रू होगा। यानी यहाँ पर से जो भी वैल्यू उठाऊंगा और उससे अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ गया तो ये पूरे यहाँ पर जितने भी रियल नंबर सबके लिए वही चीज ट्रू होगी। सेम यहाँ पर से एक उठाऊंगा, यहाँ पर से उठाऊंगा, तो जिसमें के की वैल्यू रखने से ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, वो रीजन आपका आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल रखने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, तो आपकी मर्जी कोई से ले लो, मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ से। इसमें से मैं क्या ले रहा हूँ, इसमें से मैं लेता हूँ 0, और इसमें से मैं क्या लेता हूँ माइनस का 10। जिनको आप आराम से ले करो वो रख लो, बेस्ट रहेगा। तो चलो रखते हैं। तो यानी फ्रॉम
रीजन वन, तो मैंने फ्रॉम रीजन वन उठाया पहले, तो रीजन वन के लिए चेक करते हैं फ्रॉम फर्स्ट रीजन से। तो मैंने यहाँ पर से रखा भाई के वैल्यू -10 ना, ये आपके लिए रखना है क्योंकि आप अभी 10th क्लास में हो, तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड मत लगाओ, उसके बाद तो वेवेकर मेथड आता है इसके अंदर, पर अभी आप समझो लॉजिक क्या है। तो यानी के वैल्यू -10 डालो उसके अंदर, देखो -10 + 6 इंटू में -10 -6 > 0। तो अब आप ये देखो कि ये एक्सप्रेशन सोल्व करने के बाद क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो देखो ये आपका बनेगा -4 और यहाँ पर से बनेगा आपका -16। और आपको पता है कि दोनों चीजें अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ रहा है अपना, ये आपका 64 > 0। इवन आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये चेक करना है भाई ये माइनस माइनस प्लस बन गया, बस 0 से बड़ा, इसका मतलब आपका यहाँ पर इनइक्वालिटी आपकी बैलेंस है, मतलब ट्रू हो रहा है। इसका मतलब के की वैल्यू आपने माइनस इस रीजन से लिया ना, इसका मतलब आपका आंसर ये आएगा कि भाई -6 से जो छोटा रीजन है ना वैल्यू, एक्स जो भी के की वैल्यू चल रही है -6 से छोटी, उसके लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी फर्स्ट रीजन आपका आंसर में आएगा। अब मैंने -6 और 6 को छोड़ दिया, अभी क्रिटिकल पॉइंट को बाद में ऑब्जर्व करेंगे। अब आप इसका मतलब समझ गए, ठीक है। अब मैं चला भाई रीजन 2 में, चलो तो मैं रीजन 2 में गया, तो फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड रीजन से मैंने कौन सी वैल्यू उठाता हूँ, के की वैल्यू कितनी उठा लेते हैं, के की वैल्यू उठा लेते हैं। अब यहाँ पर से 0 उठाई मैंने, तो 0 लेते हैं। अब 0 आप रखो इसके अंदर, तो 0 आप जब रखोगे इसके अंदर तो कितना बनेगा, देखो 0 + 6, 0 + 6 इंटू में 0 -6। क्या ये सही है क्या सर, बताइए, क्या ये सही है क्या हमारे पास। तो आप देखोगे कि यहाँ पर से ये 6 -6 मतलब माइनस का 36 बनेगा, -36 का भी 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, ये आपका फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर से जो आपका सेकंड रीजन है ना वो आंसर में नहीं आएगा। सेकंड रीजन में एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करी इनवर्टी को, तो कोई भी नहीं करेगी, ठीक है सर। उसके बाद हम चलते हैं अब यहाँ पर से फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड से मैं उठाऊंगा कौन सी वैल्यू, तो थर्ड से उठाने वाला हूँ के की वैल्यू कितनी, मैं उठाऊंगा 10। अब आप 10 उठा के रख के देखो फिर से, तो यानी एक्सप्रेशन में चलते हैं, ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, तो इसमें रख लेते हैं, ये आपका बनेगा कितना 10 + 6 इंटू में 10 -6 और ये > 0। ओके, अब देखो ये इसको बस आपको साइन ऑब्जर्व करना है, तो आपको साफ दिख रहा है ये 16 और ये आपका बनेगा कितना 4, तो जो भी आ रहा है ये 64 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका ट्रू है, और अगर ये आपका ट्रू है तो इसका मतलब आपका थर्ड रीजन भी आंसर में आ रहा है, आपका थर्ड रीजन भी आंसर में आएगा। तो हमारे पास जो आंसर्स मिल रहे हैं वो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में मिल गया, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं चलूँ क्रिटिकल पॉइंट भी चेक करना है। अब आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट है कि जब मैं वैल्यू लूंगा के की वैल्यू 6 और -6, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे डालने के बाद जो है ये डालने वाले 0 बनेगा, और 0 को भी 0 से बड़ा होता है क्या, इन वैल्यू को डालोगे तो ये बनेगा 0, और 0 0 से बड़ा थोड़ी होता है। अगर यहाँ पर बराबर का निशान होता तब भी मैं 6 और -6 को लेता, यहाँ पर अगर इक्वलिटी का निशान होता ना ऐसे, तो मैं 6 और -6 को आंसर में कंसीडर करता, अदरवाइज अब नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर से इक्वलिटी का निशान नहीं है, ठीक है सर। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ रहा है, फाइनली मैं लिख देता हूँ आंसर क्या आ रहा है। तो इन तीनों रीजंस को आपने ऑब्जर्व करा, तो मैंने देखा फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, -6 और 6 नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे बिछाऊं ना, तो मैं आपको देखो, मैं अभी सिखा के आया था ना वही चीज कि भाई यहाँ पर से हमारे पास -6 आएगा क्या, नहीं, खाली डॉट, और 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, -6 से छोटा, मतलब आपके पास ये रीजन आंसर में आ रहा है, और इसमें ये वाला रीजन आंसर में आएगा 6 से बड़ा। तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा कि आपका आंसर आ रहा है के की वैल्यू लेस देन आ रही है -6 से, या फिर के की वैल्यू क्या आ रही है 6 से बड़ी, या फिर का मतलब समझ गया ना, और करके लिखना है इसमें दोनों आंसर। जैसे हम लोग जीरोस में लिखते हैं ना के की वैल्यू 6 और -6, तो ऐसे यहाँ पर से के की वैल्यू -6 से छोटी और के की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो समझ गया 6 से बड़ी -6 से छोटी, तो ये इसका सही जवाब है। क्लियर, तो ये सारे चीजों को हमने रीड कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे चीजों को, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब आप ध्यान से देखो पीछे हमने ये तो करा है, यहाँ पर से ये क्वाड्रेटिक ही तो बनी है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मतलब क्वाड्रेटिक इधर बनेगी, और यहाँ पर कुछ भी ग्रेटर लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू चारों केस बन सकते हैं अपने पास। वैसे 5-6 केस आएंगे इसके अंदर, देखते हैं, डिपेंड करता है भी अपने पास, आगे चलते हैं भी बात करते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर से मेजरली मेरे पास 4 तो केस बनेंगे बनेंगे। तो वो जो क्वाड्रेटिक है उसको अपन ने फैक्टराइज तो करा है, देखो यहाँ पर से ये x² बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में आएगी, तो आप इसको फैक्टराइज करो। सबसे पहला टास्क यही है कि इसको फैक्टराइज करो, तो यानी मैंने यहाँ पर से ये फैक्टराइज फॉर्म लिख रखी है कि अपने पास क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गई, क्योंकि फैक्टराइज होना जरूरी है।
फैक्टराइज होना जरूरी है, तभी तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं उस नंबर लाइन को ब्रेक करवाऊंगा, फिर मैं ऑब्जर्व करता हूँ रीजंस को। तो धीरे धीरे आप ये समझ जाओगे। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है तो उसका सीधा आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कब ग्रेटर कब लेस है तो कौन सा आंसर आता है। तो देखो यहाँ पर से जब भी आपके पास कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लो मिली, ऐसे इस तरह का कोई आपको क्वाड्रेटिक बना, और क्वाड्रेटिक बनने के बाद अपने पास जो भी आप इसको फैक्टराइज करो तो फाइनली फैक्टर फॉर्म आपकी यही होती है एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। तो यानी यहाँ पर से आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो वो आएगा आपका एक्स बराबर एल्फा, और यहाँ पे आएगा एक्स बराबर में बीटा। ठीक है, और मैंने बोल रखा है एल्फा बीटा से छोटा है, मतलब आप जब नंबर लाइन पे जाओगे, तो नंबर लाइन पे आप जब जाओगे सर तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर मान लो छोटा एल्फा है और बड़ा वाला क्या है बीटा, कोई सी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर से कितने रीजन आएंगे, हमेशा तीन रीजन आएंगे। और मुझे बताओ कि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो एल्फा और बीटा वो तो नहीं आएंगे ना, एल्फा और बीटा हमारे नहीं आएंगे, तो मैं अल्फा बीटा पे वो डाल दूं, खाली बोल ब्लैंक डॉट डाल दिया मैंने। अब आपको देखना है कि भाई हमारे पास जब भी आए ना, देखो याद रखना यहाँ पर से इस चीज को ध्यान रखना, मैं इसको यहाँ लग देता हूँ। एक चीज ध्यान रखना कि ये तो पहले हटाओ इनको, तो ये नहीं आएंगे। अब अपने पास रीजन या तो आंसर यहाँ से या फिर यहाँ से। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी ग्रेटर का साइन आता है, जब भी यहाँ पर आप रटने वाली चीज है, थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की चीज है, मतलब जब भी हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आता है ना, तो यहाँ पर से इनके अंदर का रीजन नहीं आता, बाहर का रीजन आएगा। आंसर में क्या आएगा, अंदर का नहीं आएगा, बाहर का आएगा। ठीक है, यानी मैं बोल दूं ग्रेटर देन का आएगा तो आपके पास बाहर वाला रीजन आएगा, बाहर वाला रीजन, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली आपको अब रटना है इस चीज को। ठीक है, बाहर वाला रिजल्ट आता है। ठीक है, यानी ऐसा मान लो कि अल्फा और बीटा पे दो स्नेक बैठे हैं, मेरे डायलॉग के हिसाब से बताऊं तो दो सांप बैठा है, वो सांप या तो ऐसे भागेंगे या अंदर की तरफ भागेंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पर सांप बैठा है और यहाँ पर सांप बैठा है, तो वो या तो दोनों एक तरफ भागेंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। लेकिन जब ग्रेटर है, मतलब ये एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव, तो वो सांप जो रहेंगे ना अपने बाहर भागेंगे ऐसे इधर की तरफ। तो सीधा याद रखना आंसर क्या आएगा कि आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर से कि एक्स की वैल्यू लेस देन एल्फा आएगी और एक्स की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन बीटा। ये आपका सीधा डायरेक्टली याद रखना। ठीक है, जब भी ग्रेटर है बाहर वाली सब, और अगर इक्वलिटी आती है तो मैं एल्फा बीटा को भी साथ ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है उसको देखते हैं। तो दूसरे वाले के अंदर आप फिर से देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने आपको एक्स बराबर एल्फा आएगा, इधर से एक्स बराबर बीटा, मतलब फैक्टराइज होना जरूरी है, इस स्टेज तक पहुंचना जरूरी है। उसके बाद नंबर लाइन पे आ जाओ, तो नंबर लाइन पे जब मैं आऊंगा तो मुझे फिर से देखने को मिलेगा वही कि यहाँ पर एल्फा और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने बीटा। अब तीन रीजन बन गए। अब मुझे बताओ पहले अल्फा बीटा आएगा नहीं आएगा, तो आप खुद बोलोगे कि सर बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इक्वलिटी का निशान नहीं है, तो मैंने इस पर खाली डॉट डाल दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इधर दो सांप है अपने, वो या तो बाहर निकलेंगे या अंदर आएंगे। तो डिपेंड करेगा किस पे कि यहाँ पर जो साइन दिख रहा है आपको वो आपका लेस देन का साइन है, यानी कि आपको इस एक्सप्रेशन को जीरो छोटा बनाना है। और अभी हम ऑब्जर्व करके आए थे ना पीछे कि सेकंड रीजन जो था ना उसके अंदर आपका जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव बन रहा है, ये वाला कहाँ गया ये, तो नेगेटिव बनेगा जब जब वो सेकंड रीजन होगा, यानी कि जब भी लेस देन आएगा तो आपका जो रीजन आएगा ना वो आएगा अंदर वाला, अंदर वाला रीजन। ठीक है सर, यानी यहाँ पर से मैं एल्फ दो हमारे सांप है वो ऐसे जाएंगे अंदर की तरफ, एक दूसरे की तरफ भागेंगे, तो ये रीजन आएगा। यानी मैं बोलूंगा कि हमारे पास इसको ऐसे लिख देना, एल्फा से बड़ा है पर बीटा से छोटा है आपका आंसर। ठीक है, आगे बस हमें, और अगर इक्वलिटी होगी तो यहाँ पर इक्वलिटी जाएगी तो अल्फा बीटा भी आ जाएंगे। क्लियर, तो अगर मेरे पास ग्रेटर है हमारा एक्सप्रेशन तब तो बाहर की तरफ भागता है हमारे साथ, और जब आपका लेस देन होता है तो अंदर की तरफ रीजन का आता है सेकंड रीजन। ठीक है, क्लियर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि यहाँ पर से आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव पॉजिटिव में समझिए ना ये एक्सप्रेशन, तो इसको मैं बोल दूं यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पर क्या आता है प्लस, और ये रीजन आपका क्या करता है माइनस देता है। सेम इधर भी लिख दूं मैं कि ये रीजन आपका प्लस रिप्रेजेंट करता है, रिप्लाई करता है, और यहाँ पर ये प्लस करता है, और ये आपका रीजन क्या होता है माइनस। माइनस का मतलब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होगा, तो ये यहाँ पर से बीच वाला रीजन आता है। ठीक है, आगे समझ में बात, चलो आगे देखते हैं। अब अगले वाले में वही चीज है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लग गया तो और लग गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे एक्स बराबर एल्फा एक्स बराबर बीटा। तो यहाँ से आप मुझे बताओ जल्दी से, नंबर लाइन पर रहते हैं फटाफट से कर लेते हैं। अब तो एक अल्फा आ गया एक बीटा आ गया, यानी यहाँ पर से मेरे पास अल्फा बीटा आएंगे क्योंकि बराबर है, तो मैं इस पे लगा रहा हूँ इस बार बोल्ड डॉट। ठीक है, अब आपको पता है ना ग्रेटर का साइन है तो इसका मतलब सांप बाहर भागेंगे, तो बाहर भगाऊं उनको, और कहाँ तक भागेंगे ऑब्वियसली बात है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है नंबर लाइन में। ठीक है, अब आपका रीजन कौन सा आएगा, तो आपको पता है ये रीजन आपका प्लस होता है, ये माइनस को और ये प्लस को, तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा कि एक्स की वैल्यू अल्फा या अल्फा से छोटी है, या फिर एक्स की वैल्यू बीटा या बीटा से बड़ी है, बीटा या बीटा से बड़ी है, तो ये इसके आंसर आ गए।
ठीक है, अब ये वाला लेस देन का है तो फटाफट से आ जाए, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं हमारे पास कि भाई मैंने यहाँ पर से फटाफट से निकाला। क्रिटिकल पॉइंट अपन जानते ही है, इधर से आएगा x बराबर एल्फा, x बराबर में बीटा। इस बार लेस देन इक्वल टू मतलब एल्फा बीटा भी आएंगे, बस सांप हमारे अंदर की तरफ दौड़ेंगे, तो अंदर की तरफ दौड़ा देते हैं इनको, क्या ही दिक्कत आ रही है। तो बिल्कुल अंदर की तरफ दौड़ा देते हैं सर इनको, ये लो, ये आपका अल्फा आएगा बीटा आएगा और अंदर की तरफ दौड़ा देंगे। तो ये आपका प्लस को रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस को और ये प्लस को। तो आपका जो आंसर आएगा ना, अल्फा से बड़ा बराबर और बीटा से छोटा और बीटा के बराबर। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला केस, अब की बार क्या है, जैसे मान लो अभी तक मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक मिलेगी उसको आप स्प्लिट कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे। अभी इवन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्प्लिटिंग करो। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जैसे मान लो कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया किसी क्वेश्चन में, तो आपके पास जो आंसर है वो आया एक्स बराबर में से 2 + 3 ± √3, ये आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर ही आ गया। अभी स्प्लिटिंग में आंसर ऐसे थोड़ी आते हैं, लेकिन ये आ गया। तो अब आप खुद सोचो कि इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 + √3, और दूसरी कह रही है एक्स बराबर में 3 - √3। तो आपके पास टेंशन थोड़ी, आपको फैक्टराइज तो करना आता है अभी। भाई ये एक्स की वैल्यू 5 होती है तो इसको इधर बुलाते तो -5 बनता अपना एक फैक्टर, तो आप इसको इधर बुला लो, इस पूरे को इधर बुलाओगे तो ये आपका बनेगा फैक्टर ये वाला। और इधर से दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, इसको इधर बुलाओ तो आपका जाएगा x - 3 प्लस में √3। तो ये फैक्टर फॉर्म आ गई है, समझे नहीं समझे? यानी अगर अल्फा की वैल्यू आएगी तो एक तो बनेगा ये अल्फा और ये बनेगा आपका बीटा। अब वो यहाँ पर से लेस देन है इक्वल टू है, जो भी है लेस देन इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू, वो हिसाब से अपने हिसाब से रीजन आप डिसाइड कर सकते हो। तो कुल मिला के फैक्टराइज का मतलब सिर्फ स्प्लिटिंग नहीं होगी, आपके पास जीरोस आनी चाहिए दोनों के दोनों, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आनी चाहिए, तब आप रीजन डिसाइड करोगे नंबर लाइन के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कुल मिला के आप डायरेक्टली अब समझ चुके हो कि जब भी आप डायरेक्टली अगर करो, मान लो आपको नंबर लाइन नहीं बनानी है, तो आपको याद रखना है कि जब भी ग्रेटर का साइन आएगा तो आपके जो जीरोज होंगे, जो आपके जीरो यानी क्रिटिकल पॉइंट होंगे, उसमें ग्रेटर का मतलब है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा होगा। डायलॉग याद रखना कि मैं छोटे से छोटा बनाऊंगा और बड़े से बड़ा, ये आंसर में आएगा। और जब हमारे पास यहाँ पर से लेस देन आएगा तो आपको पता है छोटे और बड़े के बीच में ना, छोटे और बड़े के बीच में, ये आ गया आपका पॉइंट। ठीक है सर, क्लियर? तो डायरेक्टली याद रख लेना। अब इधर वो समस्या आ गई कि भाई मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक है ये आपकी स्प्लिट नहीं हो रही, फैक्टराइजेबल नहीं है, ये आपकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, यानी फैक्टराइज नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही। मतलब समझ रहे हो आप, यानी इसके कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना, ये फैक्टराइज नहीं हो पा रही है, इसके रूट्स मेरे को मिल नहीं पा रहे। क्योंकि अगर आप इसको ऑब्जर्व करो चाहे इसको ऑब्जर्व करो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा ट्रू है। आपके पास x² + bx + c, ये आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, ये आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप रूट्स नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो उस दौरान कब होगा ऐसा सिचुएशन, तो देखो जब अपने पास a 0 से बड़ा और d लेस देन 0, तो देखो देख रहे हो आप इसमें d की वैल्यू क्या हुई, लेस देन 0। अभी तक मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से स्प्लिट कर सकते हो, यानी जीरो निकाल सकते हो, इसका मतलब d की वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी थी, यानी रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन इस वाले केस में हुआ क्या कि इस केस में मैंने क्या बोला, क्योंकि अगर आपके पास d की वैल्यू जीरो से छोटी है, यानी यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो है उसके रियल रूट्स नहीं होंगे, और जब रियल रूट्स नहीं होंगे तो आप फैक्टराइज कर नहीं सकते हो, और फैक्टराइज नहीं करोगे तो उस दौरान आपके पास क्या होगा इसका आंसर, जैसे अगर इस तरह का आंसर आया कुछ ऐसा कुछ, तो आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास क्या है, देखो अगर a 0 से बड़ा हो और d लेस देन 0, a 0 से बड़ा और d लेस देन 0 का मतलब है कि देखो आपके पास कोई भी ग्राफ है, मान लो हमारे पास इसको देखते हैं दूसरे पन्ने पे, आपको थोड़ा समझाता हूँ क्वाड्रेटिक। देखो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक आता है, अगर मैंने आपसे बोला कि ax² + bx + c है, और ये जो भी इक्वेशन अपने पास है ना ग्रेटर देन 0 या कुछ भी, चलो अभी मत लो, अभी मत लो, अभी आप इक्वलिटी लो। अगर मान लो कि a 0 से बड़ा है और d लेस देन 0 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो आपका क्या बनेगा, आपको पता है ना, अगर a 0 से बड़ा है तो अपवार्ड पैराबोला बनता है, अपवार्ड पैराबोला बनेगा। और d लेस देन 0 है तो इसका मतलब हम बोलते हैं नो रियल रूट्स, और इसका मतलब ये ग्राफ जो है ना इसका विल नॉट कट एक्सेस, ये एक्सेस को कट नहीं करेगा, एक्सेस को कट नहीं करेगा।
ठीक है ना, वो एक्सिस को कट नहीं करेगा। मतलब कहीं ना कहीं ए ऊपर है, मतलब मुंह आपका पैराबोला को ऊपर रहेगा। सोचो अब आपके पास ऐसी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन इसमें तो 2 बार कट कर रहा है, मुंह तो ऊपर है, पर डी लेस देन जीरो कब बनेगा, जब ये चीज एक्सिस से ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये जो चीज है हमने गलत बनाई है, इसका मतलब इसको आपको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, कहीं भी हो सकता है, तभी तो परफेक्ट बनेगा कि भाई ए पॉजिटिव डी लेस देन जीरो है, तो ये चीज है। अगर इसका ए पॉजिटिव है और डी लेस देन जीरो है, तो उस सिचुएशन में आपका जो क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक ही तो लिखा पड़ा है सर, ये जो क्वाड्रेटिक ही तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही तो लिखा पड़ा है, और ये आपका ऊपर है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर से इसके कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। तब जब ए ग्रेटर देन जीरो डी देन जीरो, तो इसका मतलब जो आपका ए का साइन होता है ना, जब डी लेस देन जीरो होगा तो ए का साइन जो भी होगा ना, मुंह ऊपर की तरफ है, तो आपकी क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कि इसमें आप एक्स वैल्यू कुछ भी खिलाओ, इसमें एक्स वैल्यू आप कुछ भी खिलाओ, डजेंट मैटर, इसमें जो आंसर आएगा ना वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एनी रियल नंबर। एक्स इज एनी रियल नंबर, यानी सारे आंसर आएंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे, आप एक्स वैल्यू कुछ भी डालो, इसका एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। समझे नहीं समझे? यानी यहाँ पर से कोई भी क्वाड्रेटिक में अगर ए जीरो से बड़ा डी लेस जीरो होता है, तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी, तो उसमें एक्स की वैल्यू आप कुछ भी कसर डालो, आप इसमें एक्स की वैल्यू इधर कोई सी वैल्यू डालोगे, हमेशा जो भी आपका क्वाड्रेटिक आएगा वो पॉजिटिव रहने वाला है। इसका मतलब इसमें सारे आंसर सेटिस्फाई करेंगे इनक्वालिटी के अंदर। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देखो ये, जैसे मान लो अपने पास ये एक्सप्रेशन है, ये क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक है, अब आप फैक्टराइज करोगे तो आप देखोगे डी की वैल्यू क्या आ रही है। देखो डी निकालो पहले, तो डी आपका कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस में 4 इंटू 5 इंटू 1, यही है क्या, डी स्क्वायर माइनस 4 AC। तो आपने देखा सर डी की वैल्यू कितनी रही, माइनस का 4 माइनस 20 हो जाएगा ये, तो माइनस का कितना आ रहा है 16। अब आप क्या बोलोगे, सर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, लेकिन ये इक्वलिटी आपको आंसर तो बताना पड़ेगा। तो जब आपने देखा कि यार डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है, बट आपने क्या देखा, ए 5 है, और ए 5 है तो ए जीरो से बड़ा है, इसका मतलब देयर फोर अब इससे जो भी क्वाड्रेटिक बन रही है वो हमेशा ग्राफ उसका एक्सिस से ऊपर रहेगा, यानी कुल मिला के ये चीज पॉजिटिव रहेगी। यानी यहां से जो डी लेस देन जीरो इसका ही तो है, और ए ग्रेटर देन जीरो इसका ही है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा रहेगा हमेशा। मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कोई भी कचरा डालो अपन आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पीछे जो हमने पढ़े थे उसमें दिक्कत थी, हमने इस क्वेश्चन में देखो -6 और 6 के बीच का रीजन छोड़ा था, क्योंकि उसके कारण आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव हो रहा था, पर मुझे पॉजिटिव चाहिए था। इधर वो गड़बड़ नहीं है, इधर आप क्या बोलोगे, क्या आंसर आएंगे सर, यहाँ पर से एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर, कुछ भी खिलाओ डजेंट मैटर, आंसर ये आएगा। अब इसको देखो, इसी का उल्टा केस, अब मान लो कि इसी का उल्टा केस मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो अपने पास यहाँ पर से एक और केस आया कि मैंने बोला भैया ए ग्रेटर देन जीरो से मैंने चेंज कर दिया लेस देन जीरो, ठीक है, और मैंने डी की वैल्यू लेस देन जीरो ले ली। अब आप खुद सोचो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जो भी क्वाड्रेटिक आएगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, भाई ए लेस देन जीरो है, मतलब मुंह नीचे की तरफ है, तो मुंह नीचे की तरफ है तो ऐसे बहुत सिनेरियो बन सकते हैं, लेकिन मुझे डी लेस देन जीरो बनाना, मतलब एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। और इस दौरान आप खुद देख लो कि ये जो है आपके पास एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, तो आपका ग्राफ एक्सिस से नीचे है, मतलब जो भी वैल्यूज हैं सारी क्वाड्रेटिक की, वो पूरा क्वाड्रेटिक, यानी वाई की वैल्यू देखो, सारी वैल्यू कैसे आ रही है इसकी, हर पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका एक्स से नीचे है, मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो भी आंसर आएगा एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू डालने का मतलब समझ रहे हो आप, कि आप एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पे कुछ डालोगे, मान लो आपने डाली 1, तो 1 डालने के बाद आपके पास जो वाई, मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, वो आपका कुछ भी आ सकता है, कोई ना कोई क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, हमेशा उसका क्वाड्रेटिक का आंसर नेगेटिव आएगा, यानी ये क्वाड्रेटिक हमेशा लेस देन जीरो रहती है। कब? जब आपका ए पॉजिटिव हो, हाँ सॉरी, ए आपका लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो। ए लेस देन जीरो का तो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, और डी आपको बताता है कि भैया कट करेगी नहीं करेगी तो नीचे रह जाएगा। और अगर मैं बोलूँ मुंह पर हो, और मुंह पर हो तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर का मतलब है कि एक्सिस से ऊपर लेके जाओगे तो डी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। यानी कुल मिला के आपका क्वाड्रेटिक का साइन ये पॉजिटिव है नेगेटिव डिपेंड करा सीधा सा ए के ऊपर। अगर ए लेस देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक भी लेस देन जीरो होगी, और अगर ए ग्रेटर देन जीरो है ना, तो आपका क्वाड्रेटिक में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। मैंने यहाँ लाइन लगाया नहीं, यहाँ लगाया, तो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डी लेस देन जीरो है दोनों सिचुएशन में, यानी नो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब इस पे आ जाते हैं फिर से, अब इसको देखो, तो ये आपका लेस देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो, खुद बता दो, चलो आप बता देना।
खुद ही बताया ना, आप चेक करो पहले। तो डी कितना है आपका, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 AC। अब आप बताओ ये कितना आ रहा है, ये आपका 4 हो जाएगा आपका माइनस का 4 दूनी 8 दिया जब दिन 6 24, ये आपका -20, और ये लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पर से आप खुद देखो, ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0, ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है एक्सिस से बिलो रहेगा, और बिलो रहेगा तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, 0 से छोटा। तो वही चीज लिखी पड़ी है यहाँ पर। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके चलो, ओके तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन फटाफट से। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जल्दी से, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो फटाफट से बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पर से पहले डिस्क्रीमेंट क्या, डी लेस देन 0 होगा। अच्छा रियल एंड डिस्टिंक्ट है क्या, ओके तो बड़ा आएगा ना फिर तो। ओके अब आ जाओ, डी की वैल्यू कितनी है सर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन 0। ये आपका बनेगा कितना, 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। ओके यहाँ पर से -4 के ग्रेटर देन, इसको आप उधर भेज सकते हो, जैसे इक्वलिटी में भेजते हैं, साइन चेंज होता है, +4 उधर क्या जाएगा, -4। अब वो गलती मत करना, माइनस से माइनस मत काट देना। मैंने आपको सबसे पहले शुरू में बताया था कि माइनस से माइनस काट के आपने आंसर ये निकाला के की वैल्यू 4/4 और के ग्रेटर देन 1, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग, गलत। क्यों सर, क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप जब ऐसा कर रहे हो तो माइनस से माइनस काटने का मतलब है आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और हमने यही बताया था आपको कि माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप नेगेटिव का साइन फ्लिप करोगे। यानी आपने अगर -4 के ग्रेटर देन -4 को आपने काटा तो आपने एक तरह से माइनस से मल्टीप्लाई करा, और आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप क्या करोगे, काट तो दो लेकिन इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, आपको फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग बचना चाहे इससे तो आप मैनुअली बच सकते हो। मैनुअली का मतलब है कि आप इसको उधर भेज दो तो ये आपका 4K बन जाएगा, और इधर इसको आप भेजोगे तो ये आपका 4 बन जाएगा, साइन चेंज जाएगा। और उसके बाद आपको पता है क्या करना है, ये 4 से 4 काट सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव है तो कट जाएगा। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, कटने का मतलब है कि 4 आप डिवाइड में भेज रहे हो और पॉजिटिव वैल्यू है ना, डिवाइड में भेजने का मतलब ही तो है कि आप इसको कहीं ना कहीं 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या आप पूरी इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड कर रहे हो। तो डिवाइड मतलब पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो एक ही बात है। तो मैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करूँ या मैं 4 से डिवाइड करूँ, दोनों एक ही बात है, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, याद रखना। तो आपका यहाँ पर से 1 ग्रेटर देन के, अरे 1 ग्रेटर देन के है, तो इसका मतलब ये आंसर आ रहा है, मतलब के की वैल्यू लेस देन 1 ही तो है। अब मैं इधर से निकालूंगा तो भी तो यही आएगी, तो आप बोलोगे के लेस देन 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, के लेस देन। दोनों की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तब जाके इसका आंसर क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से वही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है और आपके पास इसको ऑब्जर्व करना है। तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू लेस देन 0 मिल गई सबसे पहले तो। अब यहाँ पर से के का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 इंटू सी, ये आ गया, और लेस देन 0। अब आपके पास के स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 16 लेस देन 0। अब आप बताओ क्या करना है, फैक्टराइज हो जाएगा ना, यहाँ से तो वो लीनियर थी, इधर क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टराइज करो स्प्लिटिंग, तो आपको साफ दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी और लेस देन 0। सही है, कोई दिक्कत। अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तो अब वही चीज कि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 4 आएगा, यहाँ से क्या आएगा -4। अब आप इसको नंबर लाइन पे चल जाओ, तो नंबर लाइन पे जब मैं आऊंगा तो कितना कितना आएगा, देखो माइनस का 4 यहाँ लगा लो और यहाँ पे 4 लगा लो। अब आपको मैंने बताया था लेस देन आएगा। अच्छा एक छोटी चीज बताता हूँ जो मैं भूल गया हूँ शायद बताना, आप ये चीज ध्यान रखना एक चीज कि हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ये जो क्वाड्रेटिक होते हैं ना, आप जब स्प्लिट करते हो तो इसका जो कोफिशिएंट आते हैं ना, किसका कोफिशिएंट पता है ना, हमारे पास जो कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव रखना है आपको। किसका वो पॉजिटिव रखना है, ध्यान से रखना सर। ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, जैसे तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, लेकिन जो अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट है ना वो तब वैलिड होता है जब आपके पास यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट यानी कोई वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। जैसे मान लो मैं पीछे चलूँ थोड़ा सा, एक मिनट, तो यहाँ पर आ जाते हैं, देखो ये सबसे पहला था ना, तो इसमें जो ये जो कोफिशिएंट है ना एक्स का दोनों तरफ, ये क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना तो आपके पास जो मैंने तरीका बताया ना आपको, अंदर बाहर वाला, ये छोटा बड़ा वाला, ये सब फेल हो जाएंगे। इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन याद रखनी है, आप पॉजिटिव बनाना है अगर नेगेटिव आए तो। ठीक है, ओके, कैसे बनेंगे वो भी हम बता देते हैं अभी आपको। चलो तो पहले इसको आंसर निकाल लेते हैं। चलो कैसे बनते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक्सप्रेशन आया कुछ x-2 और एक आ रहा है आपका 1 माइनस में x, इस तरह का आपका क्वाड्रेटिक बन गए स्प्लिट होने के बाद। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ऐसा कुछ आया, तो आपके पास x इधर तो पॉजिटिव पर इधर नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर से ऐसे सोचो कि मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इस चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस एक्स बन जाएगा और ये माइनस का वन बन जाएगा।
लेकिन आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करो, आप पूरे की पूरे इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करो माइनस से। और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस का जीरो प्लस का जीरो, जीरो एक ही होता है, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन आए तब जाके आप क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे बिछाओ और फिर उसके बाद अंदर बाहर, बस ये करना है, अंदर बाहर ना, ठीक है। तो ये जो चीज है, अब आ जाओ फटाफट से, तो लेस देन का साइन है, मतलब हमारे पास ये वाइट डॉट और अंदर का रीजन, यानी आपका आंसर जो आएगा ना वो आ रहा है -4 से बड़ा और 4 से छोटा, ये दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको, अरे यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, ये मैंने साइन गलत ले लिया भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना, मुझे लेस देन जीरो का लग गया, 1 मिनट रुको, अरे रुको 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 रुको, सारा गड़बड़ हो गया, इसका साइन गड़बड़ हो गई, सारा गड़बड़ हो गई। इसको ग्रेटर बनाना है, ग्रेटर है, ग्रेटर ग्रेटर, रियल एंड डिस्टिंक्ट चल रहा है ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो कोई नहीं, अभी सही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है अपने पास, तो अब ठीक है। अब यहाँ पर से रीजंस को फिर से सही करना पड़ेगा, ये, हाँ अब ये आपका ग्रेटर है, अब ग्रेटर है तो चलो कोई नहीं, ग्रेटर है तो अपना क्या हो जाएगा, बाहर का, यानी आपके पास ये रीजन आएंगे, यानी -4 से छोटा और 4 से बड़ा, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ये अपने पास आए PYQ, जो अपना लास्ट बोर्ड का एग्जाम है, उसका अंदर का ये क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² + bx + b = 0, इसके दो रूट्स हैं और कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो बताओ b की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो आपको मैन्युअली एक आंसर दिया, जबकि आपको पता है ना हमारे पास इनइक्वालिटी में आंसर बहुत सारे आ रहे हैं, हमारे पास इनइक्वालिटी में आंसर क्या आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। तो यानी यहाँ पर से पहली चीज तो मुझे ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो पहला काम तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट से, इसका मतलब यहाँ पर से डी की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी दे दी आपको, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब डी ग्रेटर देन जीरो हो गया। अच्छा अब यहाँ पर से कुल मिला के मुझे इसमें b² -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी, b, और ये जीरो से बड़ा, तो यानी यहाँ से मेरे पास b² -4 भी ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन फैक्टराइज कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये आपको लिखा पड़ा है x² -4x, तो इसमें b कॉमन ले लो, तो b -4 ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं। देखो अभी हमने जो चीज़ सीखी है वहां से आप देख लो, या तो ये जीरो होगा या फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन जीरो बना, तो b -4 बराबर जीरो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं, तो मैं इसको जीरो को बिछा देता हूँ यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा 4। अब अपने पास जो है, जो कि ग्रेटर का साइन है, तो इसका मतलब बाहर भगना है अपन को, तो क्योंकि हमारी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वाली कहानी चल रही है, तो 0 और 4 नहीं आएगा क्योंकि बराबर नहीं है, तो जीरो पर खाली और बाहर का रीजन, मतलब यहाँ पर से मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि बी की वैल्यू जीरो से छोटी है या फिर बी की वैल्यू 4 से बड़ी, तो इन दोनों में से आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपने स्मार्ट वाला काम करा, बाकी जो बच्चा जैसे मान लो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो वो हिट एंड ट्रायल टाइप का यूज़ करेगा, कैसे करेगा, बिल्कुल वही करेगा। देखो यहाँ पर अभी मैं पहले आंसर बताया था, जीरो से छोटा, तो यहाँ पर देखो जीरो से छोटे में आंसर आ रहा है क्या, जीरो से छोटा, बिल्कुल आपके पास -3 आ रहा है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन देखो, जीरो आ सकता है इसके अंदर, बी की वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि जीरो से छोटा बोला, जीरो नहीं आएगा। फिर 4 नहीं, 4 के बराबर नहीं है, 4 से बड़ा है, मतलब 4 भी नहीं आएगा। 3, 3 इनसे 3 आ रहा है बीच में, 0 4 के बीच में तो आ ही नहीं सकता, और उसका मतलब आपका आंसर जो भी आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3। सही है ना, सीधा सीधा सा ऐसे। और मान लो कि बच्चे को ये नॉलेज नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसने पता है कैसे करा, उसने क्या करा, यहाँ पर आ गया वो, इस जगह पहुंचा, अब उसने क्या करा, ऑप्शंस उठाए, ऑप्शन उठा के चेक करा, तो मान लो ऑप्शन के लिए वो उसने पहले ही चेक करा, जीरो पे चेक करो, फिर बी का 4 पे, फिर सी को 3 पे, फिर डी को माइनस, ऐसे डाल डाल के चेक करा कि उसके लिए ये इक्वली सेटिस्फाई हो जाए। जैसे आप जीरो डालोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो -4 × 0, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो होता ही नहीं, फॉल्स। फिर आपने 4 डाला, 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 बनेगा, 16 में 16 जीरो, जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब ए और बी गए। सी 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 4 3 12, तो 9 -12 ये हो जाएगा -3, -3 जीरो से बड़ा नहीं होता, -3 रखो, -3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 12, तो 12 + 9 जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव जीरो से बड़ा होता है, इसका मतलब आपका आंसर कितना, डी की वैल्यू -3 आ जाती है, मतलब बी की वैल्यू -3 आ जाती है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ऑब्जर्व ओरिएंटेड था इसीलिए तो उन्होंने डाला कि भाई हमने आपको ये चीज़ तो नहीं सिखाई इक्वलिटी एनसीईआरटी में, लेकिन हम ऑब्जर्व जरूर करवा सकते हैं पुट कर करके। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अब क्या कर रहा है, रूट्स रियल है, रियल का मतलब समझ रहे हो कि रियल भी हो सकते हैं
और मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या जीरो से बड़ा बराबर भी हो सकते हैं, यानी इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसको करना है अपन लोगों को। कैसे करेंगे इसको, आ जाओ। तो फिर से वही चीज, आ जाओ फटाफट से। तो ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, फटाफट से रखो, m+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × सी एम माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। तो कुल मिला के हमें तो क्वाड्रेटिक और स्प्लिट वगैरह करना है, क्या करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये लगा दूं यहाँ पर से कि एक सेकेंड हमारे पास, ओके। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस 4 का 4m और माइनस माइनस का हो जाएगा कितना, 12×4 = 48 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब आपको यहाँ पर से क्या क्या है, सिंप्लीफाई कर लो। तो एम स्क्वायर है ना, ये आपका माइनस का 2m आ गया, और 48 + 1 कितना जाएगा, 49। ये आ रहा है। हाँ यही है क्या भाई, माइनस का 4m और ये जाएगा 12×4 = 48, ठीक है। अब अपने पास हम इसको मैच टर्म थोड़े हो गया। अब आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक है, ये स्प्लिट हो रही नहीं हो रही, वो आपको देखना पड़ेगा। स्प्लिट हो रही ही नहीं हो रही, तो स्प्लिटिंग की लिए गए जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर से 49 यानी 7 × 7 बनेगा। तो मेरे को दो टुकड़े इसमें क्लियरली तो मिल नहीं रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे वापस से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ताकि इसके दो फैक्टर यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गया अपने पास। तो इसका जो है लगाते हैं, यहाँ पर से अलग से निकालते हैं एक बार। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट, फिर से निकालो इसका। तो यहाँ पर यानी लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 × ए कितना है अपने पास 1, और सी आपका कितना आ रहा है 49। चलो ये कितना बनेगा देखो, 4, और ये जाएगा कितना माइनस का जो भी आ रहा है देखो, कहीं ना कहीं 4 9 36 6 416 और 3 19 की जो भी वैल्यू आएगी ना, ये नेगेटिव आएगी, लेस देन जीरो। ठीक है ना। तो ये आपका डी लेस देन जीरो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक आपकी जो है ना स्प्लिट तो नहीं होने वाली, क्योंकि इसके रूट्स जो भी रहेंगे ना वो नो रियल रूट्स है। तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगी अपने लिए। अब आप याद करो, अपने जो 5 और 6 केस पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या समझा था, कि आपके पास यहाँ पर से ए जो है पॉजिटिव है, मतलब एम स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और डी आपका लेस देन जीरो आ रहा है। तो ऐसे केस में आपका जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का, वो कैसा होगा, वो हमारे पास जो भी आएगा क्वाड्रेटिक, वो अपने पास हो जाएगा कैसे, ऊपर की तरफ। समझ गया ना, ऊपर की तरफ हो गया। अब यहाँ पर यानी कि आप इसमें कुछ भी डालो, ये एक्सप्रेशन जीरो जीरो से बड़ा ही आएगा हमेशा, क्योंकि ऊपर की तरफ रहेगा क्वाड्रेटिक। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, कि आपके पास एम कैन बी एनी रियल नंबर, एम कैन बी एनी रियल नंबर, ये इसका आंसर है। आप इसमें इंग्रेडिएंट कुछ भी डाल दो, जैसे मान लो मैंने 1 डाली, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना बनेगा आपका -1, और -1 + 49 जो भी है पॉजिटिव है। तो इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये वाला केस मैंने आपको समझा दिया था कि इस तरीके में आपका आंसर क्या आएगा, एम कैन बी एनी रियल नंबर। इसमें आप लिमिट नहीं बता सकते हो कि एम की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही होगी। तो कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसका आंसर है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो रियल डिस्टिंक्ट मतलब कि डी की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी है, ठीक है। अब आप आ जाओ फिर से, तो जर्नल फॉर्म के हिसाब से आपका ए, ये बी और ये आपका सी। तो यानी कि बी स्क्वायर मतलब -2m - 1, और इसका होल स्क्वायर कर दो, -4 × आपका एम स्क्वायर प्लस 1 × सी आपकी 1 है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर से -2 का स्क्वायर कर दो पहले। तो -2 का स्क्वायर कितना 4, ब्रैकेट में m - 1 का होल स्क्वायर -4m² प्लस 1, ठीक है। अब आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, देखो वही चीज करना है अपन को, ये यहाँ से। तो इसके अंदर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 से आप डिवाइड कर दो, और 4 पॉजिटिव है, तो इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा रहेगा। तो आप यहाँ पर से डिवाइड बाई 4 कर दो। डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, कि यहाँ पर से आपका जो है सिमुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं, इतना ही हो पाएगा। तो ये साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव 4 है। अब आप यहाँ पर से इसको ऑब्जर्व करो, क्वालिटी बनानी है अपन लोग को। तो इसको ओपन कर लो, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2m, और यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, -m² - 1 ग्रेटर देन 0। तो यानी यहाँ पर से आपके पास देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये +1 -1 कट गया, तो यानी फाइनली 2 - 2m ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्लियर है। हम्म। अब -2 है, ध्यान रखना, -2 आ रहा है ना ये चीज।
अपना आ रहा है -2, तो -2m है, तो -2 से आप जब डिवाइड भेजोगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट है। जब -2 को आप भेजोगे ऐसे कि मैंने -2 भेजा, -2 का मतलब है कि आपने इसको 1/-2 से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया बोल तो, यानी -2 से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो माइनस की वैल्यू से आप कहीं ना कहीं इसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो इसका जो साइन होगा ना वो ग्रेटर से क्या होना, तो लेस, यानी m लेस देन ये आपका 0 आएगा, तो इसका मतलब m की वैल्यू 0 से छोटी आने वाली है, m की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैज रियल रूट्स। यानी कह रहा है कि लीस्ट तो मतलब छोटी और पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके लिए इसके रूट्स कैसे रियल हो। तो रियल रूट्स के लिए पहले शुरुआत कर लेता हूँ कि भाई d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। उसके बाद अपन लोग लगा लेते हैं वही b स्क्वायर में थोड़ी सी, तो k स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 और ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो ये आपका फैक्टराइज वही पड़ा है, वैसे 16 बन रहा है ना ये तो आप मुझे बताओ फैक्टराइज आएगा तो k-4 आ गया और यहाँ पर आएगा k+4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है सर, आगे बात समझ में। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपका आ गया है, तो अब आपको क्या करना है, बस मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, नंबर लाइन पे बिछा दो। तो नंबर लाइन पे आप क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्टली निकालो, तो इधर से 4, इधर से -4, यानी कि यहाँ पर से -4 और एक आ गया आपका 4। अब आपको क्या करना है कि भाई मुझे यहाँ पर से, आपको पता है ना ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन है तो इसका मतलब भाग रीजन आएंगे। अब इक्वलिटी बेस का मतलब यहाँ पर से मेरे पास इसके अंदर जो है वैल्यू में ये आपका 4 और -4 भी आएंगे और सारे बाहर का आएगा। मतलब मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ एक्सप्रेशन के हिसाब से तो आप बोलोगे कि k की वैल्यू जो है ना -4 से छोटी या बराबर, या k की वैल्यू 4 या 4 से बराबर या 4 से बड़ी आएगी। ठीक है, अब उसने बोला है कि लीस्ट हो और उसमें भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब लीस्ट में तो मैं नेगेटिव की तरफ भागूंगा, लीस्ट में तो सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी ना, माइनस इन्फिनिटी देगी थोड़ी देगी, लेकिन उसने लीस्ट में नहीं बोला, उसने बोला लीस्ट पॉजिटिव। तो लीस्ट में पॉजिटिव बोलते ही इसको तो सारा नेगेटिव रिजल्ट तो आपका गया, ये तो आप रिजेक्ट कर दो, यानी सारा पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो उसमें अब आप खुद सोचो, जैसे जैसे मैं 4 से उधर बढ़ूंगा तो ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो पॉजिटिव हो और जो यहाँ पर से इस एक्सपेरिमेंट को पॉजिटिव बना रही हो, तो आपको पता है ना ये आएगा आपका सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 4, यानी k की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4। तो सिर्फ इसमें आंसर एक है, क्योंकि उसने बोला है कि लीस्ट हो और पॉजिटिव हो, तो सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव 4 है, जो कि यहाँ पर से इसका इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रियल रूट्स दे देगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। देखो इस बार आपके पास क्वाड्रेटिक 2 डाल दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, यानी आपको स्टिल लीस्ट बतानी है, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, जिसमें इन दोनों के रूट्स क्या हों, रियल रूट। मतलब आपको एक कॉमन आंसर बताना है दोनों के लिए, कि दोनों के आंसर आपके सेटिस्फाई हो जाए, रियल रूट्स दे दें इन दोनों के, और वो लीस्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों के लिए होनी चाहिए। तो दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर कॉमन देखते हैं। तो पहले तो आप मुझे बताओ पहली वाली x² प्लस में kx प्लस 64 इक्वल टू में 0, यहाँ से इसको लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, क्योंकि इसके रियल रूट्स लेने तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दूँ। ओके, अच्छा अब यहाँ पर से b² k² -4 इंटू 1 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से जब सोल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 64 इंटू 4 हो जाएगा आपका कितना, 256। तो इसको आप फैक्टराइज कर लो, हमारा काम है ये। फैक्टराइज करेंगे तो अपने पास आएगा k माइनस में ये 16 का स्क्वायर होता है, k माइनस 16 a माइनस बी और a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। a स्क्वायर में स्क्वायर से स्प्लिट कर दिया। अब आपको ग्रेटर देन है तो आपको पता ही है, मैं सीधा लिख दूं क्या आंसर। चलो एक बार नंबर लाइन लेते हैं, तो 16 पे, तो 16 माइनस का और एक 16 प्लस का, तो ये दोनों आएंगे अपने पास, है ना, क्योंकि इक्वलिटी है। और उसके बाद अंदर का रीजन, मतलब अंदर वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अंदर वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि ये आपका जो भी है ग्रेटर है। एक मिनट अंदर क्यों आएगी, बाहर की आएगी ना, ग्रेटर है ना, तो मैंने देखा नहीं, ये आपका ग्रेटर है तो बाहर के, पिछले वाले में तो हमने सही करा है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर से ग्रेटर है तो अपना बाहर आएगा, बाहर, ये वाला रीजन है। तो यानी कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ आंसर कि k की वैल्यू -16 और k की वैल्यू 16 से बड़ी या बराबर है, ये आ गया इससे। अब दूसरे के पास चलते हैं, दूसरे के पास चलेंगे तो अब देखते हैं दूसरे के अंदर क्या आएगा। तो दूसरा आपके पास है x² - 8x प्लस k इक्वल टू 0। तो इसके आपके बोले उसने रियल रूट्स, तो यानी देयरफॉर d आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से -b² मतलब -4 1 इंटू के और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से कितना बनेगा, ये आपका आएगा कितना, 64 माइनस का 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताओ
यहाँ से -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 64 माइनस का हो जाएगा। अब आप माइनस से माइनस काट दो, पर इनइक्वलिटी फ्लिप करनी है आपको, यानी साइन जो चेंज करना है आपको ये। अब आप 4 डिवाइड में तो पॉजिटिव है तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 16। तो देखो ये मास्टर जी कह रहे हैं कि मेरे मेरे को के की वैल्यू 16 है, 16 से छोटी चलेगी। ये मास्टर जी कह रहे हैं कि -16 से छोटी चले। तो देखो मैं आपको दोनों का आंसर मिला के बताता हूँ नंबर लाइन पे। देखो आप नंबर लाइन पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से समझो नंबर लाइन पे। तो दोनों के आंसर में 16 -16 तो आ ही रहे हैं, -16 आ रहा है यहाँ पर से 16। अब ये भाई साहब तो क्या कह रहे हैं अपने कि भाई मेरे को तो 16 और -16 से बट बाहर निकलना है। चलो तो ये इन्होंने तो ये बोल दिया कि मेरे को ये आंसर चाहिए और ये आंसर चाहिए। अब दूसरे भाई साहब ने क्या बोला है, इसने कि 16 के बराबर 16 से छोटे होनी चाहिए, तो उसने ये आंसर दिया आपको कि 16 आ जाएगी, पर 16 से क्या आनी चाहिए आपके बाहर का आंसर। ठीक है, अब इन दोनों का एक ऐसा रिजल्ट देता हो जो दोनों के लिए ट्रू हो। के की वैल्यू दोनों के लिए ऐसी बताओ कि जो दोनों को रियल रूट्स दे और साथ साथ वो पॉजिटिव भी हो और लीस्ट भी हो। आप खुद बताओ कि इसके लिए जो नीचे वाली अपने पास है इसमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव पोर्शन तो आ ही नहीं सकता। यानी इसके लिए आपने जो पहली क्वेश्चन उसके लिए 16 16 से बड़ी वैल्यू ही के की सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन ऊपर वाला भाई कह रहा है कि मेरे को 16 छोटी चाहिए। आप 16 से छोटी के लिए मान लो एक समय 0 आएगा, 0 के बाद तो नेगेटिव वो रिजल्ट करेगा, यानी 0 से 16 के बीच में वो 16 तक ले सकता है। लेकिन एक रिजल्ट जो दोनों को सेटिस्फाई करे और पॉजिटिव भी हो, तो वो आपका आएगा सबसे छोटा, वो आपका आएगा मात्र क्या, के की वैल्यू कितनी आएगी 16। तो के बराबर 16 ऐसा रिजल्ट है जो दोनों के अंदर आ रहा है, और उसके बाद 16 के बाद 17 जा ही नहीं सकते, जो कि हो ही नहीं सकता। तो लीस्ट अगर मैं आता, मान लीस्ट आप बोलो सर के की वैल्यू 16 से 15 लो, 15 में लेता तो 15 इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो एक कॉमन रिजल्ट जो आ रहा है वो दोनों के लिए क्या आ रहा है, के बराबर 16, जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये बेस्ट क्वेश्चन था, अच्छा था। चलो आगे बात करते हैं। ओके, तो अब अपना जो है बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया काफ़ी लगभग सेम ही क्वेश्चन थे, बस थोड़े बहुत इधर उधर छोटे मोटे चेंजेस थे। तो आपको याद रखना है कि इनइक्वलिटीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करना है, भूलना नहीं है। ग्रेटर है तो बाहर भागेंगे सांप, और अगर लेस देन है तो अंदर की तरफ भागेंगे, और अगर इक्वलिटी है तो क्रिटिकल पॉइंट्स को भी लेके आना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ों को। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय।